मंच पर आसीन हमारे आज के विशिष्ट और मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीवास्तव, BU चांसलर राठौर सर, विक्रांत अग्रवाल जी, आदित्य, BU के सारे फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट, दूसरे कॉलेज और स्टूडेंट आए हुए हैं, जहाँ से स्कूल से आए हुए बच्चे, और जो शायद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे और अदर प्लेटफॉर्म पे, उनसे जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मेरा नमस्कार। और जो आज हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, जो इतना उत्साह आप दिखा रहे हैं, वो हमें शायद कल ही उसके वाइब्स मिल गए थे। तो कल भी हम लोगों ने विजिट किया था, तो कल से ही हम लोग खुश हैं कि जिस पर्पस के लिए हम आ रहे हैं, वो पर्पस कहीं ना कहीं हमें सफल होता हुआ दिख रहा है। मुझे आपसे कुछ इसरो के बारे में, या सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आजकल डिजिटल कंटेंट इतना स्ट्रांग है, मुझे उस तरह की बातें नहीं करनी है कि क्या हमने किया क्या नहीं किया, बट वो कैसे हमारी लाइफ को टच करता है। जो हमारे फाउंडर, जिनको कि फादर ऑफ स्पेस कहा जाता है, विक्रम साराभाई, उनका विजन क्या था? हमें किसी कंट्री से या किसी देश से कोई कंपटीशन नहीं करना था कि अमेरिका ने सैटेलाइट छोड़ा तो अब इसरो इंडिया को भी छोड़ना है, क्योंकि 1960 के दशक में हम लोगों की वो स्थिति नहीं थी कि हम किसी से कंपटीशन करते। हमारे देश में एक वक्त ऐसा भी था, जो आजादी के बाद में, कि ज्यादातर जो जनता थी वो काफी बदहाल स्थिति में थी, या जहाँ खाने के भी प्रॉब्लम्स हो, वहाँ आदमी स्पेस के बारे में कैसे सोच सकता है। पर उस दशक में भी किसी ने ऐसा विजन दिखाया कि इट इज नॉट फॉर कंपटीशन, ये लोगों की भलाई के लिए है, और मैं इसको प्रूव करूंगा। उसको कन्विंस करना, कुछ रिसोर्सेस ना होते हुए भी खुद रिसोर्सेस को कलेक्ट करना। मैं आपको सर एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि जब विक्रम साराभाई वेल टू डू फैमिली से थे, तो वो अफोर्ड कर पाते थे, वो काफी विदेशों में पढ़ने के लिए भी गए। जब भी कभी वो जर्मनी, रसिया या अमेरिका विजिट करते थे, तो वहां से रॉकेट्स के पार्ट्स खरीद लाते थे, खुद अपने पैसे से। 1960 के दशक की ये घटना है, जो कि इनके फैमिली मेंबर्स के मुंह से ही। तो यहाँ आकर के वो त्रिवेंद्रम के पास आके इन्होंने सब असेंबल करवाया, एक थुम्मा करके जगह है, वो असेंबल करने के बाद में अब रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक स्पेस चाहिए, खाली जगह चाहिए। वहां पे फिशरमैन अपनी मछलियां पकड़ते रहते थे, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो मछुआरों ने बोला कि हम अपना 1-2 घंटे का नुकसान क्यों करें, आप रॉकेट लॉन्च करना चाहते हो, हम अपना नुकसान क्यों करें। तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि ये आज आप 1-2 घंटे के लिए मेरे लिए जगह छोड़ोगे, आप कुछ सालों बाद आपकी पीढ़ियां मुझे याद रखेंगी कि हम आपके लिए क्या कर पाएंगे। और आप आज देखिए कि फिशरमैन की लाइफ 2 तरीके से, एक तो इसरो की टेक्नोलॉजी से, जो उनको कहाँ पे ज्यादा फिशर जोन है, कहाँ मछलियां ज्यादा समुद्र में है। दूसरा, जब वो उस डेंजर में जाते हैं, पकड़ने जाते हैं, तब उनको किस डेंजर से कैसे सैटेलाइट सिग्नल से हेल्प प्रोवाइड कराना। तो ये उनका जस्ट मैंने इसलिए शेयर किया कि आप देखिए 60-70 साल पहले उस आदमी का क्या विजन था। तो जिस विजन से जो इसरो स्टार्ट हुआ है, वो किसी के साथ कंपटीशन करना नहीं था, वो सोसाइटल बेनिफिट के लिए था। ये मैंने एक छोटी सी एक घटना बताई। तो 1969 में हमारा इसरो का इस तरह से प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे सबसे पहली जरूरत क्या होती है कि एक संचार के माध्यम स्टेब्लिश होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क तो नहीं था, दूर दराज के गांवों में हम कैसे लोगों को संचार के साधन उपलब्ध कराएं। तो हम लोगों ने इनसेट सीरीज और जीसेट सीरीज का प्रारंभ किया। इनसेट सीरीज और जीसेट सीरीज का मुख्य उद्देश्य ब्रॉडकास्ट, डीटीएच और ब्रॉडबैंड तो है ही, बट अगेन उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य क्या था कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जहाँ पे टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पॉसिबल ही नहीं है, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इवन अगर पॉसिबल भी है और डिजास्टर में अगर वो डैमेज हो जाते हैं, तब आप कैसे संचार कैसे जुड़ पाएंगे लोगों से। तो उसके साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट की, और वो आज आप देख रहे हैं कि इनसेट सीरीज और जीसेट सीरीज ने संचार के पूरे माध्यम ही चेंज कर दिए। आज भारत हमारा ब्रॉडबैंड फील्ड हो या कम्युनिकेशन फील्ड है, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे, जैसे आज डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं, डॉक्टर को दूर कहीं दूर दराज, मान लो अंडमान निकोबार में किसी दूर दराज गांव में अगर जरूरत पड़ता है इनकी विशेषज्ञता और इनकी एक्सपर्टाइज का फायदा लेने का, तो इनके पास हो सकता है एक लिमिटेशन हो वहां जाने का। आज टेलीमेडिसिन से आप देखिए, ये अपने हॉस्पिटल में बैठे बैठे वहां के मरीजों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इससे अच्छा और उदाहरण क्या हो सकता है, और ये हम कर रहे हैं। सिमिलरली आप गाँव में देखिए, मैं मध्य प्रदेश के झाबुआ की बात करता हूँ, जहाँ हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है।
जाके बच्चों को, टीचर तो छोड़िए, कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज वो IITs के बनाए हुए लेक्चर्स, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चर, अच्छे अच्छे स्कूलों के लेक्चर्स यहीं से हम लोग अहमदाबाद से, दिल्ली से या हेडक्वार्टर बेंगलोर से अपलोड करते हैं और वो दूर दराज के क्षेत्रों में टेली एजुकेशन माध्यम से उसका फायदा ले रहे हैं। ऐसे कई गाँवों में स्टूडेंट्स फायदा ले रहे हैं। तो ये संभव हो पाया है उस विजन से जो कि हमारे फाउंडर, स्पेस फाउंडर श्री साराभाई जी ने देखा। इसके अलावा आप देखिए कि मैं एक छोटा सा, क्योंकि बच्चे भी यहाँ हैं तो मैं लाइटर नोट में इसको बात करना चाहता हूँ कि आज हम गूगल जीपीएस पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। आज आप यहाँ पर भी इस कॉलेज में भी आए होंगे तो काफ़ी लोग अपनी गाड़ियों में जीपीएस वगैरह लगा के कि कहाँ विक्रांत यूनिवर्सिटीज़ है, और इतनी मतलब वो सबका एक पार्ट बन गया है। जीपीएस सुविधा ऐसा है कि उसके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मुझे भी अहमदाबाद में कहीं जाना होता है तो बस सबसे पहला काम होता है कि इसका लोकेशन डालना। आज आप सोचिए कि हम डिपेंडेंट हैं, कल को आप किसी चौराहे पे पहुंचिए और चौराहे पे पहुंच के वो बोल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आ गया उस समय, क्यों? क्योंकि आप पेड मेंबर नहीं है उसके। आज तो वो फ्री दे रहा है, आपको आदत उसने डाल दिया है, हैबिट में डाल दिया है। कल को वो पेड सर्विस कर दे तो इसका मतलब है हम डिपेंडेंट है। हम स्टैटिक रूप से भी डिपेंडेंट है। 1999 में कारगिल वार सबने देखा, हमें वहां पे बहुत ही प्रिसाइज लोकेशन चाहिए था, क्योंकि प्रिसाइज लोकेशन हमें नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जीपीएस में भी दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, एक रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल्स होते हैं और एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम सिग्नल्स होते हैं जो कि पूरी दुनिया को प्रोवाइड कराए जाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सिग्नल्स उन्हीं के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के लिए सुरक्षित हैं। तो उस समय हमारे अगेन सरकार को ये आया कि नहीं, ये इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और हमने नाविक जो कि सीरीज है हमारी, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टलेशन, आज हमारा पूरा का पूरे सैटेलाइट, नाविक सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है। देर हो रही है केवल चिप की वजह से। जिस दिन वो चिप का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो कि अभी सेमीकंडक्टर्स काफी इंडिया में बूम पर है, तो उस दिन आपका जीपीएस और अल्टरनेट आपके पास हो जाएगा इसरो का नाविक सिग्नल, जिसकी की पूरी प्रिपरेशन हम लोगों ने कर रखी है। तो आप पूरी की तरह से उस पर भी आत्मनिर्भर हो गए। हमारे देश के अलावा इवन हमने आसपास के 1500 किलोमीटर नेबरिंग कंट्रीज को भी वो सुविधाएं हम प्रोवाइड करा पाएंगे। सो एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। तीसरा मैं आऊंगा कि पृथ्वी अवलोकन, जिसे बोलते हैं ना रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन। आप देखिए कि पहले 15 साल पहले जब मैंने इसरो ज्वाइन किया या उसके भी पहले, या हम सुनते थे कि उड़ीसा में चक्रवात आया और 10,000 लोग मर गए, 20,000 लोग मर गए, इतने लोग डूब गए, इतने लोग बह गए। आज भी चक्रवात आते हैं, लेकिन ऐसी आप खबर सुनते हैं? आज खबर सुनते हैं कि 2 दिन पहले ही पूरे के पूरे तटीय इलाकों को खाली कर लिया गया। ये कैसे संभव हो पाया? हमारे सैटेलाइट्स की मदद से। इसरो ने इसको भी एनविजन किया कि हमने स्कैटरोमीटर बनाया। स्कैटरोमीटर सैटेलाइट से आज हम खुद को छोड़ो, हम पूरी दुनिया को बता देते हैं कि कहाँ का चक्रवात होगा, किस जगह हिट होगा, किस टाइम पे हिट होगा, और आप पूरे के पूरे उसको काफी वेल प्लान करके खाली कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है? सब सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए हो रहा है। आपके जल है, कहाँ पे आपको अच्छा पानी है, कहाँ पे आपका सूखा पड़ा हुआ है, कहाँ बाढ़ आ रही है, कहाँ जंगलों की कटाई हो रही है, कहाँ जंगलों में आग लग रही है, कहाँ बर्फ पिघल रही है, कहाँ फसल की पैदावार ज्यादा है, कहाँ फसल इस बार कम है। ये सारी जानकारियां आज हम सैटेलाइट की वजह से ही उपलब्ध करा पा रहे हैं। सरकार भी हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स को यूज करके उस पर डिसीजन ले पा रही है आज कि इस साल इतना प्रेडिक्शन है, इसरो ने इतना बताया, इस बार इतना धान इतनी होगी, धान के हिसाब से उसका प्राइस हम फिक्स कर लेते हैं। सरकार ये सब डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाती है? आपका अर्बन मैपिंग है, इतने बड़े बड़े सिटीज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, तो वो संभव नहीं है कि उसको मैनुअली कर पाए या फिर हम जस्ट नीचे रह करके उसको कैमरे से देख पाए। आपको एक टॉप व्यू चाहिए जो कि अंतरिक्ष से ही आपको मिल सकता है। तो आपका अर्बन मैपिंग में बहुत हेल्पफुल हो रहा है। एग्रीकल्चर में हो गया, फॉरेस्ट हो गया, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी आप देखिए उत्तराखंड की घटनाएं सबको याद होंगी, तो 2013 में वहां क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि टेरेस्ट्रियल नेटवर्क तो पूरा डैमेज हो गया था, वहां पे कोई कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। इसरो के साइंटिस्ट, खुद इसरो के साइंटिस्ट वहां गए, उन्होंने वहां पे टेम्परेरी सैटेलाइट नेटवर्क स्टेब्लिश किए जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा पाए, लोगों को जो फंसे हुए उनको निकाला जा पाए और दूसरों को सुविधाएं ऐसी उपलब्ध कराई जाए। अभी वायनाड में भी वही हुआ, काफी जगह यही हुआ। तो इसरो की मदद से आप एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और नेटवर्क भी स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारे मैं जस्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये लोगों को फायदे के लिए है, सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए। बाद में हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आए। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी लोग सोच सकते हैं कि चंद्रमा पे तो 1969 में अमेरिका ने आदमी उतार दिया। उस समय तो हमारा इसरो का जन्म हुआ 1969 में। जो अभी
प्रोफेसर केरी भी बोल रहे थे कि आप देखिए कि हम दूसरे नंबर पर टक्कर दे रहे हैं। नासा जिसका कि 1969 में जो चंद्रमा पे आदमी उतार दे, और आज हम उस समय जन्म ले रहे हैं, आज हम उसके साथ टक्कर को हैं। आज नासा हमारे साथ में कई प्रोजेक्ट करने के लिए उत्सुक है और हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा 1 साल बाद आप सुनेंगे कि एनआईएसआर, नासा, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, $1 मिलियन प्रोजेक्ट है। वो नासा हमारे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारी दक्षता हो गई है कम कीमत में उपग्रह बनाने की, जो नासा के पास पॉसिबिलिटी नहीं है। आप सबने मार्स में सुना, मार्स का जो मिशन था, हम पहले पर्सन थे जो कि पहले अटेम्प्ट में ही हम मार्स पे पहुंच पाए। अमेरिका ने 6 बार, रशिया ने 4 बार, जापान, चाइना, कोई भी पहले अटेम्प्ट में नहीं पहुंच पाया। और वो अटेम्प्ट तो पहला अटेम्प्ट था, लेकिन सबसे कम कीमत में। आप फिल्में जो बनती है हॉलीवुड की, सबने ये वाली घटना सुनी है, उससे भी 1/10 कॉस्ट में तो हम अपना मिशन, तो सारे देश, चाहे वो जापान हो, जाक्सा सीरीज है, या ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसीज है, आज सारे हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी दक्षता हो गई है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। कल का किसको पता है कि कल क्या लॉन्च हुआ? एनी स्टूडेंट? यस, क्या था वो? कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सो कल का जो लॉन्च था वो एक गेम चेंजर है। सर मैं आपको बताऊं कि दैट इज ए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी तक हम लोगों के पास क्या है कि मान लो सपोज करो कि एक छोटे छोटे सैटेलाइट है, आजकल नैनो सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट का ट्रेंड चल रहा है, तो वो सैटेलाइट को भी हमें बड़े रॉकेट लॉन्च में भेजना पड़ता था, उससे कॉस्ट काफी आ जाता था। कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया उसको स्मॉल सैटेलाइट को भेजने के लिए स्मॉल रॉकेट भी बना दिया। और उस रॉकेट की स्पेशलिटी क्या है कि आज अगर हमको ऑर्डर मिलता है, हम 3 वीक में उसको पूरा इंटीग्रेट करके सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। हम ऑलरेडी 400 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं, 34 कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। तो कल की घटना के बाद में हमारे पास फिर से लाइन लगने वाला है सैटेलाइट लॉन्च करने की, क्योंकि इसरो के पास ये एक्सपर्टाइज आ गया कि हम कम कीमत में सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, कम कीमत में सैटेलाइट बना सकते हैं, और कम कीमत में ही उसके एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। आज वर्ल्ड इकोनॉमी ये कहता है कि आपको कॉस्ट इफेक्टिव लाना पड़ेगा, सो उस डायरेक्शन में भी काम हो रहा है। रूटीन जॉब तो ये है सब, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग। उसके अलावा आज जो बच्चे चूंकि यहाँ हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व आज जोर लगा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग पे। क्वांटम कंप्यूटिंग पे क्यों जोर लगा रहा है? क्यों? क्योंकि उससे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद पहला ऐसा सेंटर है इंडिया में जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को सिक्योर बनाया थ्रू क्वांटम कम्युनिकेशन। तो वो एक प्रधानमंत्री भी उस चीज से अवगत हैं, और मतलब उस पर काफी रिसर्च अब आगे स्टार्ट हो गया है। आपका ब्लॉकचेन हो या AIML बेस्ड एप्लीकेशन है, हर फील्ड में एक रिसर्च चल रहा है। किस लिए रिसर्च चल रहा है कि हम, हाँ क्वांटम, कोई बात नहीं है। आप कौन सी क्लास में हो? ओके, वेरी गुड। अभी आप बिट जानते हो? क्या होता है बिट? इट कैन बी इन 2 स्टेट ओनली, राइट? कौन सा? 1, आइदर 1 और 0। एट ए टाइम वो या तो 1 बनेगा या 0 रहेगा। नाउ क्यूबिट का जमाना है, क्वांटम में क्यूबिट्स आएगा। आपको आश्चर्य होगा कि क्यूबिट एट ए टाइम 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। वो उसके पीछे की थ्योरी है, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशंस, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और तो आप देखिए कि उससे पूरा गेम कैसे चेंज हो रहा है। एट ए टाइम कोई 2 जगह कैसे रह सकता है? आप यहाँ पे भी हो, आपके घर पर भी हो। क्वांटम ही है। अगर इसको ऐसे एक साधारण भाषा में बोला जाए, आप यहाँ पे भी बैठे हो और अपनी मम्मी के पास आपके घर पर भी बैठे हो, ये क्यूबिट वो कर सकता है। सो ऐसे कितने क्यूबिट अगर हम बना करके और वो मल्टीपल जगह रह सकते हैं और आपस में एक ही पोजीशन पता चल जाए। आपकी मम्मी को पता है कि अगर आप यहाँ विक्रांत में बैठे हैं तो डेफिनेटली आप घर पे भी बैठे हैं, या फिर वहां बैठे हैं तो यहाँ पे भी बैठे हैं, इस तरह की पता चल जाए, तो आपको कितनी कंप्यूटिंग आप उससे कर सकते हैं। ये मैंने एक साधारण बच्चों की भाषा में समझाया है, ठीक है ना? और आप मेरे साथ इंटरेक्ट करना, और भी आपको अगर टेक्निकल जानना हो। बट ये गेम चेंजिंग इसलिए है क्योंकि आज आप देखिए इंक्रिप्शंस की चलती हैं। 128 बिट क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आपको पता होगा 256 बिट इंक्रिप्शन की, वो इसलिए ब्रेकेबल है। आज सुपर कंप्यूटर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल में या 2 साल में उस की को ब्रेक कर देंगे, आपकी सारी सिक्योरिटी चली जाएगी,
राइट। आप जब पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, आप जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सब इंफॉर्मेशन सबके हाथ में है, इजिली इसको ब्रेकेबल है। इवन हमको पता नहीं है, हो सकता है कि नासा के पास या इसरो के अमेरिकन एजेंसीज के पास और भी बड़े एडवांस कंप्यूटर हो जो कि उन्होंने वर्ल्ड को नहीं बताए। आपकी मतलब जो प्रेजेंट सिक्योरिटी है, नथिंग, इट्स नथिंग। ये जो गेम चेंजिंग हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग से, इट इज नॉट ब्रेकेबल, क्योंकि उसमें इतना ह्यूज आप बड़ा की बना सकते हैं, उसको इतना टाइम लगेगा एक्चुअली कि इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो सिक्योरिटी के लिए वो सबसे बड़ा वरदान है। दूसरा, आप डीएनए या जीन्स वगैरह की स्टडी करते हैं, बरसों लग जाते हैं उसको। सर को शायद ज़्यादा अच्छी तरह से सर और एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमें किसी का डीएनए या आरएनए का स्टडी करना है, तो उसको डिकोड करने के लिए आप ऐसे कंप्यूटर्स चाहिए जो कि अभी भी वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए इट्स मैटर ऑफ आवर्स और मैटर ऑफ टाइम ओनली। तो क्वांटम कंप्यूटिंग आपका एक पूरा, लेकिन उसके लिए क्या है कि उसको क्यूबिट कैसे स्टोर करें, क्यूबिट कैसे फॉर्म करें, तो उसका जो हार्डवेयर रियलाइजेशन है, इट इज़ नॉट सो ईजी। सारा रिसर्च उस पर चल रहा है। यस, तो मैं अपनी बात को अब स्टूडेंट कैसे जोड़ सकते हैं, इतना सब हो रहा है इसरो में। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ आने का, कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं कि उनको जुड़ना कैसे है। आज हमारे जो खासकर बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। इसमें बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट इसरो में कर सकते हैं। इसरो की साइट्स पे आप जाइए, इसरो की साइट पर जाइए, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की साइट पर जाइए। आई एम श्योर यहाँ पे स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं। 9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए इसरो ने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोग्राम डिजाइन किया है, उसको युविका बोलते हैं। युविका प्रोग्राम में क्या है, आपके 8th के परसेंट के बेस पे आपने कुछ ओलंपियाड क्वालिफाई किए हैं, आपने कुछ स्पोर्ट में क्वालिफिकेशन किया है, आपने एनसीसी वगैरह में कहीं भाग लिया है, तो एक वेटेज बना करके कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। 250 से 300 बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उनको 7 इसरो के सेंटर में, इसरो अपने पूरे खर्चे पे रहना, खाना, वहाँ घुमाना, सब कुछ, ऑलमोस्ट शायद 1 महीना जितना बड़ा प्रोग्राम है, 7 सेंटर में उनको पूरी की पूरी वैज्ञानिक की शिक्षा देता है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ है कि बच्चों को 8th क्लास से ही, 9th क्लास से ही स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस के बारे में जागरूकता है। वो ऐसा ना हो कि एमटेक, मैं अपना केस बताता हूँ कि मुझे बीटेक और एमटेक, जब मैंने बीटेक कर ली MITS से, फिर मैं एमटेक रुड़की में गया IIT में पढ़ने, मेरा इंटरव्यू हुआ, तो आपको स्पेस के बारे में क्या पता है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य ही नहीं था इसरो में जाना। हमें लगता था कि इसरो मतलब इट्स वेरी 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 बिग थिंग शायद, लेकिन वो एक हमारी सोच ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला नहीं, वो हमें किस लिए ले गए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा था। लेकिन आज वो सिनेरियो नहीं है। आज आपके पास पहले से ही स्पेस का समझने का एक डोमेन है, आपका एक माइंडसेट है, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। खाली आपको इसरो के साथ अभी नहीं जुड़ना है। अभी इसरो ने एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया है कि जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, बहुत सारे हैकाथॉन्स प्रोग्राम हो रहे हैं, रोबोटिक्स के कंपटीशंस हो रहे हैं। इसरो की एक खुद की यूनिवर्सिटीज है, IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, त्रिवेंद्रम में है। आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अच्छा करने वाले बच्चों को, ऑलमोस्ट 50 to 70% बच्चों को एब्जॉर्व कर लेता है इसरो एज ए साइंटिस्ट। सो एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। सो इसरो में आप स्टार्टअप के साथ जुड़िएगा। इसरो के जो वेंडर्स हैं, 500 और 1000 आज इसरो के साथ वेंडर्स जुड़े हुए हैं। तो पहले ऐसा लगता था ना, मैं इसरो में जाऊं कैसे। आज इसरो के साथ एसोसिएट करना उतना टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इकोसिस्टम, मैं इकोसिस्टम का एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा कि सर आज $500 बिलियन का स्पेस बिजनेस है, जिसमें इसरो का कंट्रीब्यूशन केवल 2% है अभी भी। सो आप सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है कि हम 2030 तक उसको 5 से 8% ले जाएं। कोई मैथमेटिक्स का बच्चा है तो पूरा कैलकुलेट करना। आज स्पेस इकोनॉमी 8% की स्पीड से बढ़ रही है। $500 बिलियन हम 2024 में है, 2030 तक सोचिए वो कहाँ जाएगी। और हम अपना परसेंटेज अगर 5 से 8% कर लेंगे तो 2047 तक उनका टारगेट है कि 15% तक ले जाना है, और स्पेस इकोनॉमी इसी स्पीड से बढ़ेगी। तो कितना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होने वाला है, कितना ज़्यादा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इस स्पेस फील्ड में। तो उस अपॉर्चुनिटी को अभी से ही सेंस करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं। ये भी एक पहल है कि लोग नेशनल स्पेस डे के नाम पर इसरो के बारे में जानें, स्पेस के बारे में जानें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इसरो के काफ़ी अच्छे पोर्टल्स बने हुए हैं, जिसमें एक जिज्ञासा पोर्टल है। आप स्टेम करके हम लोग चलाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो स्टेम पोर्टल्स पे आप विजिट कर सकते हैं। एक रिस्पॉन्ड प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जैसे वो खासकर जो यहाँ फैकल्टी वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा
कि इसरो ने एक स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोग्राम भी चलाया हुआ है, जिसमें हम लोग रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा स्पॉन्सरशिप देते हैं, लैक्स में देते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट देते हैं। आपका प्रपोजल अच्छा होना चाहिए। तो प्रपोजल जो कि एक सोसाइटल बेनिफिट के लिए हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि ग्वालियर के ऊपर एक पॉल्यूशन मुझे सैटेलाइट के माध्यम से टेस्ट करना है कि कौन से सीजन में ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, कब लोगों को अवॉइड करना चाहिए बाहर निकलना। यस, ओह, आपका टफ क्वेश्चन है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेटा फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर अंतरिक्ष में एक अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज इन टर्म ऑफ एनवायरमेंट, रेडिएशंस, चंद्रमा पे क्रेटर्स बहुत हैं, आपको सिर्फ साइट लैंडिंग करनी है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ी बात जो एक दुविधा थी कि चंद्रमा से अर्थ की दूरी कितनी है, पता है आपको? नहीं पता? आज आप पता कीजिए। तो जब डिस्टेंस होती है तो कम्युनिकेशन हम दोनों के बीच में इंस्टेंट हो रहा है, चंद्रमा और अर्थ के साथ में तो नहीं होगा, कुछ क्या होगा, डिले होगा, कुछ लैग होगा। सो वो लैग था, लैग की वजह से हम कम्युनिकेशन उतना अच्छा स्टेब्लिश या कमांडिंग नहीं कर पाए। तो ये सारी वजह से ये सब सीखने का तरीका होता है, फेल्योर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है ना। ये सब सीखना होता है। तो उस चीज़ को हमने समझा, नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया, हमने काफ़ी ऑटोनॉमी उसमें इम्प्रूव की कि वहीं पर डिसीजन ले ले, हमको अर्थ से कोई कमांडिंग ना भेजना पड़े। तो ये सब हम एक चंद्रयान का एक अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे जो आपने पूछ लिया, इसलिए मैंने आंसर दिया। बहुत सारा इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है वो, तो नेक्स्ट टाइम हम सक्सेसफुल हुआ। सो हाँ, यस यस बेटा। We are heading towards Chandrayaan, so can I just ask something that why we use South Pole for the landing of this Chandrayaan? Why we are using South Pole? हमें शायद खतरों से ज़्यादा प्यार है। ये मजाक में। चंद्रयान में अच्छा क्वेश्चन है बेटा। साउथ पोल जो है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है, किसी भी कंट्री ने उसमें हिम्मत नहीं कर पाई। मैं यही वर्ड बोलूंगा, किसी कंट्री ने हिम्मत नहीं कर पाई। उसका रीजन है कि बहुत डेंजरस टेरेन है, जहाँ पे जैसे अभी राठौर सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें क्रेटर्स ज़्यादा हैं, अनसर्टेनिटीज ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इसरो ने उसको सेंस किया है। कोई होता है ना कि आप कोई जगह ढूंढ लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका नाम होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम उस पर क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारा हो गया, तो इंटरनेशनल स्पेस लॉ ऐसा नहीं बोलता है, बट एटलीस्ट हमने वहाँ जा करके एक अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया कि हमने ढूंढा है। हमने अभी ढूंढा ही नहीं है, उस पर लैंड भी किया सक्सेसफुली, और उसके ऊपर हमने काफ़ी मिनरल्स को एक्सप्लोर कर लिया। हमारे जो 14 एक्सपेरिमेंट थे वहाँ पे, 14 एक्सपेरिमेंट हमने सारे सक्सेसफुल किए। काफ़ी मिनरल्स का हमें पता चला, उसके गोलित, रिगोलित बोलते हैं एक्चुअली, हमारे यहाँ जो मिट्टी को बोलते हैं वहाँ रिगोलित चंद्रमा को, उसके नीचे टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहे हैं, पानी के कण कैसे मिलेंगे, CO2 के फॉर्म में क्या है, ये बहुत सारी जानकारी हमको मिली। ये सब जानकारी क्या होगी, हमें अगला जो हमारा चंद्रयान 4 मिशन है उसमें हमको सैंपल रिटर्न लाने में हेल्प करेगा। हमको खुद से कैसे सैंपल रिटर्न करना है, सैंपल से क्या फ़ायदा मिलेगा कि हमको वहाँ पे हैबिटेट कैसे बना सकते हैं उसको फ्यूचर में। अल्टीमेटली चंद्रमा को सभी लोग, सारे देश क्यों जाना चाहते हैं चंद्रमा पे, चंद्रमा को एक बेस स्टेशन बना करके हम अगले मार्स के लिए तैयारी कर पाएँ, दूसरे उपग्रह के लिए, दूसरे प्लेनेट्स के लिए तैयारी कर पाएँ। सो वो जो एक रीजन है वो एक चैलेंजिंग रीजन था। जब हमने चैलेंज एक्सेप्ट करके उससे सक्सेसफुल हो गए तो हम इजी रीजन में तो उतार ही सकते हैं ना, राइट। तो दैट इज द रीजन। सो मैं सबसे ज़्यादा पहले तो बच्चों को और विक्रांत यूनिवर्सिटी को थैंक यू करूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी, मतलब सर ने बोला कि हमें अपॉर्चुनिटी दी, मैं बोलूँगा कि हमें आपने अपॉर्चुनिटी दी सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है बच्चों को दिमाग में स्पेस के लिए सीड डालना, आई थिंक शायद 10 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए भी सर हमने कंपटीशन रखा हुआ है। आप देखेंगे इतना ब्यूटीफुली एक मॉडल मेकिंग प्रोग्राम है, बच्चों का जस्ट इमेजिनेशन ओपन होगा कि किस तरह से उस मॉडल को असेंबल करें, कैसा रॉकेट दिखता है। सो इस अपॉर्चुनिटी के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी प्रोग्राम बहुत बाकी है। तो थैंक यू वेरी मच।